अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेरे बहस। मैं हूं फैसल अब्बासी। रामीन सैयद ये प्रोग्राम किया करती हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह कहा है कि सोशल मीडिया पर शुहदा की तौहीनावीज़ मुहिम के पीछे PTI की टीम है और किसी सूरत ऐसे लोगों को रियायत नहीं दी जाएगी और ये रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं जो इस तरह की मुहिम चलाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब लसबेला का हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उस वक्त भी PTI की तरफ से ये मुहिम चलाई गई थी और अब भी ये मुहिम चलाई जा रही है। दूसरी जानिब जो मुशीर इत्तलात KPK के हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि हमारी हुब्बुल वतनी में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि अता तारड़ जो हैं वो गैर मुहब्बे वतन शख्स हैं, बल्कि हम मुहब्बे वतन हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और ये पिछले 1-1.5 साल में जिस रीत ने जन्म लिया है कि शुहदा जो हैं जब इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है, वो लोग जो अजीम तरीन हैं, जो कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनसे मुतालिक जब इस तरह की मुहिम चलाई जाती है तो यकीनी तौर पे जो हकीकत में मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं उनका दिल पसीज जाता है, उनको बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन अता तारड़ साहब से मैं ये कहूँगा कि अगर ये डिटर्मन कर लिया है कि इसके पीछे कौन है तो इन लोगों को बिल्कुल रियायत नहीं देनी चाहिए और इनको कानून के कटारे में ज़रूर लाया जाए। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। सेनेट का इलेक्शन है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, तकरीबन अब वो जो फाइनलाइजेशन का मरला है वो हो रहा है स्क्रूटनी का। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगेन ये जो सेनेट इलेक्शन है कुछ तो चीज़ें तयशुदा हैं जिसमें ये समझ आ जाएगी पीपल्स पार्टी की कितनी नशिस्तें हैं, नून लीग की कितनी हैं, लेकिन MQM की इस वक्त इस इलेक्शन में अहमियत क्या है और उनकी मजबूरियां क्या हैं और इसमें उनको एक कलीदी हैसियत को हासिल है। आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है उसमें रुकावटें क्यों हैं, कानून की अमलदारी में रुकावटें क्या क्या हैं, इसमें किसका क्या क्या किरदार है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। और PSL 9 का जो सीज़न है ये इतना पुरजोश क्यों नहीं रहा, ये खट्टा मीठा क्यों रहा। हमने ये देखा लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में तो फिर क्राउड निकला, कराची में तो अवाम ने बिल्कुल घास ही नहीं डाला कि यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं खेलने के लिए। और बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों ना आ सके। जो PSL है उसने जो अपना एक लेवल जिसको अटेन किया था अब वो आगे चल के क्या रिटेन होता नज़र आ रहा है। इस सीज़न में तो कम से कम डिक्लाइन ही लगता है। इसकी वजूहात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनात सफारतकार और तज्ज़ियाकार नजमुस साकिब साहब। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपके वक्त का। उनके साथ एडिटर 92 न्यूज़ इस्लामाबाद राव खालिद साहब। राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ एनालिस्ट साकिब बशीर साहब आपका भी शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, सेनेट इलेक्शन और MQM की मजबूरियां क्या हैं? फैसल अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ 3 दिन जो है वो रामीन सैयद साहिबा की गैर मौजूदगी में हमारा साथ दिया। आपका बहुत शुक्रिया और आपने बहुत अच्छा निभाया। थैंक यू सर, थैंक यू। जेल से एक आवाज़ आती है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है ना ये कोई फिक्स्ड मैच है। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जब मैच होते हैं ख़ासतौर पे सियासत में तो उसमें शायद ही कोई ऐसा मैच हो जो कि फिक्स्ड ना हो। तो इस किस्म की आवाज़ें जेल से आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से हो रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि पुराने लोगों को एक तरफ कर दिया गया है, कलामी की माफ़ी आपने बड़ा इसको रोमानवी सा रंग दे दिया है कि उसने जेल से सदा दी। ये ऐसे लग रहा है कि कोई अफसाना आप बयान कर रहे हैं। बहरहाल आप कंटिन्यू करें, मैं लुत्फ ले रहा था इस जुमले का। जी बिल्कुल। देखें इस वक्त फैसल, अगर आप सियासी मुआशी और मुआशरती सूरत हाल मेरे पाकिस्तान की देखें तो अगर आप रोमानवी अंदाज में नहीं सोचते, रोमांटिक होके नहीं सोचते तो बड़े बड़े जो है ना अफरीत आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए
MQM की मजबूरियों की आपने बात की है। ये वो पार्टी है जिसका हमने उरूज देखा और फिर हमने देखा कि इसने राज किया कम से कम कराची के ऊपर, और फिर हमने इसका जवाल भी होते हुए देखा। फिर हमने वो जिस तरह परवीन शाकिर ने कहा कि मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया, फिर हमने देखा कि इस इलेक्शन में उनको मनसबे दिलबरी पे बाकायदा तौर पे बहाल कर दिया गया और उनका एक रोल मुख्तस किया गया जो कि एक ज़माने में उनसे लिया जाता रहा है। अच्छा, अब उस रोल में यानी किंग मेकिंग आती है और उसमें यह भी आता है कि किस वक्त आपने किस जगह पे क्या किरदार अदा करना है, कानून साजी में, या कोई अगर असेंबली की बात है, प्रोविंस की बात है, या फेडरेशन की बात है। अब जो मैंने तस्वीर देखी ना, वो जो यानी मीटिंग कर रहे हैं कि फैसल वाडा साहब को देना है, यानी उनको हमने हमायत करनी है कि नहीं, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर जो चेहरे थे ना और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने मुझे बताया कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा उनको ये फैसला करके, कि उनको जब ये पता लगता है कि तस्दीक कुनिंदा भी जो हैं फैसल वाडा के वो MQM के हैं और तायीद कुनिंदा भी MQM के हैं, और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को हमने देखा, उन्होंने बढ़ चढ़ के कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो है ना वो फैसल वाडा साहब को आना चाहिए। और फैसल वाडा साहब को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ये पता लग रहा था कि वो ऑलरेडी इलेक्टेड सिलेक्टेड मौजूद। देखिए, MQM की मजबूरी जो है वो ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में आपके ऊपर कोई फेवर की जाती है, मिसाल के तौर पे इस इलेक्शन में इनको इतनी सीटें मिली, यकीन कर लीजिए आप भी वहीं मौजूद थे लाहौर में, राव साहब भी थे जब हम ये सारी इलेक्शन की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो जो हैरान कुन सूरत हाल थी उसमें यह था कि MQM को इतनी सीटें मिल रही हैं कि उन्होंने अब गिनना जो है ना उनके लिए महाल हो गया है। तो वो जो अवाम जिन्होंने कि इनको चुना, वो अवाम का वो सेगमेंट जिन्होंने इनको चुन के तो यानी मसनद पे बिठाया, अब वो कुछ काम भी तो कराएंगे ना, अब उसकी कुछ मजबूरियां भी तो बनेगी ना। तो सबसे पहले तो मजबूरी ये हुई कि आपने हमें इस मसनद पे बिठाया, आप बताइए क्या करना है। और वो जो अब होमवर्क आपको मिलता है तो उसमें फिर ये होता है कि फैसल वाडा साहब को तो सेनेट में आना ही आना है। अब ये कि कुछ लिया था और कुछ देने का वक्त आ गया है। सियासत में तो आप जानते हैं फैसल के लेन देन तो चलता रहता है ना, और उसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अचंभे की कोई अनोखी बात नहीं है। आपके साथ फेवर हो तो आप वो फेवर लौटानी पड़ती है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि तौहन और करहन यानी करना पड़ता है, जो कि मुझे आज की मीटिंग की जो मैंने तस्वीरें देखी तो उसमें मुझे वो नजर आया। तो बॉटम लाइन क्या निकली, जहां तक MQM और उसकी मजबूरियों का ताल्लुक है उसकी बात हो गई। बॉटम लाइन ये निकली कि MQM को जो मर्जी कर लें वो, और उनके अंदर जो बड़े बड़े जगहदारी लोग थे, कुछ एक खातून तो ऐसी भी हैं जो कि जिनका पूरा हक बनता है कि उनको सेनेटर बनाया जाए, उनको नहीं बनाया जा रहा। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में फैसल वाडा साहब की एंट्री और उनका छा जाना और उनका टिकट मिल जाना, मुझे लगता है कि MQM को ये फैसल वाडा साहब का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। जी राव खालिद साहब, वाडा साहब अभी तक तो जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक आज़ाद सेनेटर के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन उनके तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा MQM से हैं शायद। तो ज़रा ये MQM वाडा साहब वाली बात भी, फिर मोहसिन नकवी साहब भी हैं मैदान में, इस पर भी ज़रा गौर खोज कर लें कि वो कहाँ से कामयाब होंगे। काकड़ साहब भी आज़ाद हैसियत में अभी तक। तो ये जो सारा मंज़र आप देख रहे हैं, क्या राय है इसकी आप पे कि फैसल वाडा MQM की मजबूरी बन गए हैं, या फैसल वाडा के लिए MQM मजबूरी बन गई है कि तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा वहीं से लेना है? देखिए फैसल, ये जो आज़ादों का दौर है, आज़ाद छाए हुए हैं इस वक्त, कभी वो किसी सूरत में छाते हैं, कभी किसी सूरत में छाते हैं। मैं तो ये सियासी जमातों की जिस किस्म की वो अपने जस्टिफाई कर रही हैं अपने सारे एक्ट्स को, हुकूमत करने के, अपोजिशन में बैठने के, मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के, आज़ाद ग्रुप को SIC बनाने में, और वो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। ये अपनी अपनी इनकी मजबूरियाँ हैं, अपने अपने मसाइल हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन वो ऐसे देते हैं जैसे बड़ा उन्होंने सोच समझ के बड़ा ये कदम उठाया है और बड़ी सियासी सूझबूझ के साथ सारा कुछ कर रहे हैं। मसला ये हुआ है कि 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
बनी प्राइम मिनिस्टर और एक सियासी दौर दोबारा शुरू हुआ, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, हुकूमतों ने अपनी जो सियासी स्पेस थी वो गेन की, मुख्तलिफ तरीक़ों से गेन की। अगरचे 58-2 भी मौजूद थी, लेकिन स्टिल उन्होंने कोशिश करके, और फिर 97 में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी असेंबली डिज़ोल्व करने की, वो ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद ये फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर अमेंडमेंट्स हुई, मिनटों में हुई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं 18वीं तरमीम आती है 2008 के पीपल्स पार्टी के दौर में, जब दोबारा आते हैं तो सारा, तो ये टाइम था जैसे जनरल ज़िया के बाद और जनरल मुशर्रफ के बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज ने गेन करने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि 2017 से तकरीबन जब नवाज शरीफ साहब को फारिग किया जाता है और सारा, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेस श्रिंक होना शुरू हो गई, पॉलिटिकल स्पेस उनकी श्रिंक होना शुरू हो गई। और जो ये 16 माह की हुकूमत थी, उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपनी जो कह लें कि सियासी स्पेस है उसको आलमोस्ट गिव अप कर दिया। ठीक है, अब जिस मरहले में हम हैं, अब ये लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है ना सारी सियासत वो आउटसोर्स कर चुकी हैं या कर रही हैं। तो ये फैसल वाडा हों, काकड़ साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों, औरंगजेब साहब ने पता नहीं जमा कराए हैं कि नहीं कराए, तो ये उसी का शाखसाना है सारा। एक ज़माना होता था, हम बचपन में जब खेला करते थे तो वो टीम बना लेते थे आपस में, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो आपस में, तो वो उसमें कोई इतना मसला नहीं होता था। फिर कभी कभी पीटी साहब टीम बनाते थे, वो कहते थे ये इसके साथ खेलेंगे, ये इसके साथ खेलेंगे, तो उसमें फिर आखिर पे रौला ही होता था, जो भी हारता था वो कहता था पीटी साहब ने तकसीम गलत की थी। तो इसमें भी मुझे लग ये रहा है कि आखिर पे इन्होंने फिर आपस में लड़ना है कि ये तकसीम गलत हुई, वाडा साहब को एमकेएम को दे दिया, मोहसिन नकवी साहब पीपल्स पार्टी और नून के मुश्तरका कैंडिडेट क्यों बन गए, और काकड़ साहब कैसे आ गए, और सारा फिर आगे चेयरमैन सेनेट का भी होना, उसमें भी काफ़ी ये मसाइल होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस के सोचने की बात है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, सच्ची बात है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो खुशी से ये सारा कुछ कर रहे हैं सियासी जमातें, तो हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। तो ठीक है, एंजॉय करें उसको। वाडा साहब अगर आएंगे असेंबली में तो वो क्या रोल होगा उनका, अगर वो सेनेट में आते हैं तो क्या रोल होगा उनका बुनियादी तौर पे। अभी तक उनका वही रोल होना है, वही रोल होना है राव खालिद साहब। जब वो पीटीआई की टिकट से लेजिस्लेटर बने थे, एमएनए बने थे, फिर सेनेटर बने थे, उनका वही रोल होना है। और क्या उन्होंने रोल करना है? उन्होंने वहाँ के कोई नया हथियार तो नहीं बना लेना, कानून साजी करेंगे। वो देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए थे, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे, उसका अपना दावेदार है, अभी तक वो दावेदार है अपनी स्ट्रगल के सारा कुछ, और अपने कायद अभी तक भी वो इमरान खान को मानते हैं, सिर्फ उनकी गलतियों की निशानदेही करते रहते हैं कि मेरी बात मान लेते तो ये हो जाता, और मेरी बात मान लेते तो इस तरह हो जाता। अभी सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि वो शेख रशीद सानी तो बन चुके हैं प्रेडिक्शंस के हवाले से और गुफ्तगू के हवाले से। अब वो अंदर बैठ के, सेनेट के अंदर बैठ के वो शामिल वाजा होंगे या कोई अलहदा से अपना कोई नुक्ता नज़र उस पर रखेंगे, ये बुनियादी तौर पर। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन करना उन्होंने कानून साजी में ही अपना जो है वो अमल दखल उनका होना है, वही उनका इख्तियार होना है। बहरहाल साकिब बशीर साहब, क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? ज़ाहिर आप तीनों दोस्त इस्लामाबाद बैठे हैं, लेकिन ज़रा आप बता दें कि फैसल वाडा साहब की नामजदगी पे सहाफ़ती हल्के क्या कह रहे हैं, और कोई गैर मामूली या अचंभे की बात है कि फैसल वाडा नामज़द हो गए और उसके बाद फिर एमक्यूएम उन्हें सपोर्ट कर रही है, या इस पर कोई इतनी हैरानी परेशानी दोस्तों को नहीं हो रही? नहीं, आज़ाद हसीयत में जब वो आ रहे हैं, हैरानी परेशानी तो नहीं है, हैरानी बहरहाल है ही कि आज़ाद हसीयत में वो आ रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से डायरेक्ट नहीं आ रहे। फिर वहाँ पे जो तायद कुनिंदगान जो हैं और तजवीज़ कुनिंदगान वो एमकेएम से थे। ये भी बताया गया है कि वहाँ एक और पॉलिटिकल पार्टी की ये फॉर्म जो है वो नामजदगी फॉर्म उनके लिए वो लेकर आए थे, एक एक्सेप्ट ना हो गए तो दूसरे वो जमा करवा देंगे। फिर जो फैसल वाडा साहब हैं, ये यकीनी तौर पर इनकी जो पेशन गोइयाँ, आप इसको अगर नाम दे लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्होंने सबसे पहले ये पेशन गोई की थी कि जो बल्ले के निशान है ये बैलेट पेपर पे नहीं होगा। ये इलेक्शन से 6-8 महीने पहले इनकी पेशन गोई थी, यकीनी तौर पर वो जो है वो दुरुस्त साबित हुई। इससे पहले जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट में थे फैसल वाडा साहब,
तो उस वक्त भी ये हॉट वाटर्स में इस तरह थे कि पहले दिन से इनके खिलाफ इनकी नाअहली के लिए कि इनकी दोहरी शरीयत थी, तो वो 3 साल ये के चलता रहा, केस चलता रहा तकरीबन पौने 3 साल। पहले सिंध हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर उन्होंने एक निशेष छोड़ी, फिर सेनेटर जो है वो बने। तो इस तरह ये जो है वो मामला चलता रहा। तो इस वक्त MKM जो है वो वहाँ पे MKM भी और पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोट पड़ेंगे, क्योंकि कुछ वोट्स ऐसे होंगे जो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो वो एडजस्टमेंट ऐसी की जा रही है कि वो वोट जो है वो फैसल वाडा साहब को पड़ेंगे, और फैसल वाडा साहब डेफिनेटली जो है वो सेनेटर तो बनना ही है उन्होंने। और फैसल वाडा साहब ने एक और बात भी इलेक्शन के बाद की थी कि ये फॉर्म 45-47 वाला जब मामला आया था, तो उस वक्त भी उनकी ये पेशन गोई थी कि ये अब जो है वो जो भी लोग फिर रहे हैं फॉर्म 45 लेकर, ये अब इन पे जो है वो कुछ चीज़ें रख के जो है वो खाएं, पकौड़े रख के खाएं। तो ये अब चलेगा, सिस्टम आगे चलेगा, वैसे नहीं होगा। साकिब, आप इसके अलावा अगर MKM की तनासुब निकालें, अभी तो वो शेख रशीद साहब के साथ उनकी मिसाल दे दी है राव साहब ने, लेकिन तनासुब निकालें तो आप नहीं समझते कि वाडा साहब की पेशन गोइयाँ जो दुरुस्त साबित हुई उनकी तादाद खासी बेहतर है, कदरे बेहतर है। शेख साहब की तो कई हज़ारों में एक भी दुरुस्त साबित होती नज़र नहीं आती थी। इनके नजूमी और जो टेरो कार्ड रीडर हैं अपने हैं, शेख रशीद साहब के साथ वो नहीं थे। मेरा ये ख्याल है कि कदरे बेहतर की बजाय अगर आप कहें कि बहुत बेहतर है, उनकी आलमोस्ट जो पेशन गोइयाँ हैं फैसल वाडा साहब की, वो दुरुस्त साबित होती रही हैं। ये जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार जा रहा था तब से लेकर अब तक अगर आप एनालिसिस करें तो फैसल वाडा साहब की बात को हमेशा जो है वज़न दिया जाता है और उसको देखा जाता है कि ये जो बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर इसका कोई बैकग्राउंड है। MKM की जो अंदरूनी जो बात की जा रही थी, MKM में इस दफ़ा हुआ ये है कि जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, एक तो जो बात थी कि MKM इनके साथ जा रही है या MKM को कहा गया या कल MKM पीछे हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि MKM के जो कराची में हल्के हैं वहाँ पे भी फॉर्म 45-47 के मामलात मौजूद हैं। जो है वो इस हवाले से मेरा ख्याल में चीज़ें आगे लेकर नहीं चलेगा, उसके हल्के खुल भी सकते हैं। जिस तरह लाहौर का हल्का NA 130 है, उसका एक थ्रेट 12 मौजूद रहेगा, इसी तरह कराची में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि MKM कोई ज़्यादा रिलेक्टेंट होगी इन मामलात में। फिर MKM पाकिस्तान जो थी और उसके बाद जो मुस्तफा कमाल साहब की जो पार्टी उनमें जम हुई, उसमें दिलचस्प मामला ये हुआ है जो फिगर्स मैंने निकाले हैं अभी कि वहाँ पे तकरीबन 70-75% वो लोग जीते हैं जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ आए थे, जम हो गए। और जो MKM पाकिस्तान थी उनमें से कम लोग जो है वो जीते हैं, वो नेशनल असम्बली में हो या कौमी असम्बली में हो। तो वो भी एक दिलचस्प जो है वो मामला हुआ है MKM के हवाले से। अच्छा, MKM के हवाले से एक और जो चीज़ है वो है फ़रोग नसीम साहब। डॉक्टर फ़रोग नसीम एक बड़ा जो है वो किरदार रहा है, पिछले 6 साल हमने देखा कि उनका बड़ा रोल रहा है, ख़ास तौर पर जब जो PTI की गवर्नमेंट थी, वज़ीर कानून थे, जो रेफरेंसेस दायर होने की बारी आई, एक्सटेंशंस की बारी आई, वो बड़ा मेजर रोल था उनका हर मामले में। फिर जब PTI की गवर्नमेंट गई तो वो अलग भी हो गए, लेकिन इस दफ़ा वो सेनेटर नहीं, उनका नामजदगी फॉर्म जमा नहीं हुए, वो जो है वो अलग होंगे इस सारे सिनेरियो से। तो ये MKM के वाले से ये भी एक दिलचस्प पहलू है। अच्छा, एक और मैं ऐड कर दूँ, अगरचे सिर्फ एक चीज़ कि एक और किरदार हैं वहाब बलोच एडवोकेट साहब हैं कराची से। ये 2018 में इन्होंने जो ये PTI के जनरल सीट के कैंडिडेट हैं वहाँ से कराची से, तो इन्होंने 2018 में जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ नाअहली की जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, उसको वो तकरीबन 1.5 साल जो है वो उसकी पैरवी करते रहे। उस वक्त ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की पार्टी से थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है कि इस दफ़ा वो PTI के उस पर जनरल सीट अगर से जीतनी उन्होंने नहीं है, लेकिन वो उनके नामजदगी फॉर्म उन्होंने जमा करवाए कराची जी। अच्छा, साकिब साहब, नजमुल साकिब साहब, आप कुछ पेशीन गोई पे मेरा ख्याल ऐड करना चाह रहे थे, फरमाइए। जी, आपने बिल्कुल ठीक, मैंने वो इस तरह करके तो उसमें ये बातें जो अभी हो रही है राव साहब ने और साकिब ने जो आपने पेशन गोइयों की है ना, देखिए इसमें उसूल बताना चाहता हूँ। एक उसूल है उस देव का जो कि हम बचपन में कहानियों में पढ़ते थे कि वो देव को बार बार मारते थे लेकिन वो फिर से ज़िंदा हो जाता था, क्योंकि उसकी जान जो असल में जो है वो एक तोते में होती थी। तो याद रहे कि वो तोता जो है वो कहीं मौजूद है जहाँ पे इनकी जान है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की पेशन गोइयाँ करना कि आदमी बिल्कुल इस तरह करके कि ठोक बजा के वो चीज़ साबित हो जाए, तो इसका मतलब होता है जो चिड़िया इनको बताती है वो ज़रा सोच समझ के बताती है और टाइमिंग बड़े ज़रूरी है। तो आप इनको लाइटली ना लें,
और इस द्यो के तोते की और उसके बाद उस चिड़िया की जो उनको वो खबर पहुंचाती है, उसकी मजबूती और उसकी जो इसका इस्तेहकाम है, उसकी तरफ जी, भी सही तवज्जो दिलाना चाहता था। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में जो कवानीन की अमलदारी है उसमें रुकावटें क्या हैं, रूल ऑफ लॉ में रुकावटें क्या हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करेंगे। राव साहब, बात की है कि पाकिस्तान में जो कानून की अमलदारी है उस पर हम ये देखते हैं कि उसका ग्रेड, उसका इंडेक्स हमें नीचे जाता नज़र आता है। आज जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये कहा है कि कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया मीरान शाह में, वज़ीरिस्तान में, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, एक 23 साला नौजवान कैप्टन मोहम्मद अहमद वो शहीद हुए, 5 पाक फ़ौज के सिपाही शहीद हुए, और फिर जो कैंपेन चलाई गई कल से लेके अब तक, उस पर उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे पीटीआई वाले हैं और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं वो लोग जो इस तरह की कैंपेन चलाते हैं। ये लसबिला के वक्त चलाई गई थी। सवाल ये है कि अगर ये लोग रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं तो पाकिस्तान का कानून कहता क्या है, कानून है क्या, इनको पकड़ा कैसे जाए, इनकी सजा का फैसला कैसे हो सकता है? देखिए फैसल, एक तो मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि ऐसी जो चीज़ें हैं उन पे कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी कुछ करे और वो स्कॉट फ्री निकल जाए, तो ये तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। शुहदा के हवाले से हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अल्टीमेट सेक्रीफाइस है ना, तो उस पर तो कोई ये मजाक ही नहीं बनता किसी किस्म का। और मैं ये भी कहूँगा कि इसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसको अगर जो लोग ये कर रहे हैं, किसी की तस्वीरें लगा के कर रहे हैं या किसी का झंडा लगा के कर रहे हैं, तो उसके हवाले से इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे को अप्रोच करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि ये कि पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाए, एक तरफ से बयान आए फिर दूसरी तरफ से आए, तो वो कंट्रोवर्सी तो शुहदा के हवाले से ही फिर पैदा होती है। उसी के हवाले से चीज़ें लोग उल्टी सीधी फिर जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, जो पाकिस्तान के मफाद के बारे में नहीं सोचते, वो उसको फिर हाईलाइट करते हैं। जैसे अभी जो जवाब दिया पीटीआई ने, वो उसमें गुमाश्तों का लफ्ज़ और इस तरह करके उन्होंने अजीबोगरीब, उन्होंने भी बड़ा खौफनाक सा जवाब दिया। तो ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का इनको हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बालातर हैं, ये लोग, ये चीज़ें बालातर हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, मुल्क के फोर्सेस में काम कर रहे होते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे होते हैं, इवन सिविलियन भी जो इस तरह के कामों में शहीद हुए, जैसे एजाज था बच्चा, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, या हमारे APS के जो शुहदा हैं, तो उनको हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए और किया जाता है, और इस किस्म की कंट्रोवर्सी में उनको लाना नहीं चाहिए। जहाँ तक कानून की बात है, वो बड़ा मशहूर शेर है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। कानून तो हम ऐसे चुटकी बजाते बना देते हैं, भी 7 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, लेकिन अमल दरामद की जब बारी आती है तो उस वक्त फिर पिक एंड चूज शुरू हो जाता है। ये मैंने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया था 62-63 का, फ्लोर क्रॉसिंग वाली 1 घंटे से भी कम में पास हो गई थी कौमी असम्बली और सेनेट से अमेंडमेंट। क्या फ्लोर क्रॉसिंग बंद हो गई, लोटे बनना बंद हो गए? अभी भी हम देख रहे हैं उसी तरह से चल रहा सारा सिलसिला। तो फिर करप्शन के हवाले से हम देखते हैं इतने इदारे बन गए, फिर नैब भी बन गई, FI भी, एंटी करप्शन भी है, हर इदारे के अंदर भी एक निज़ाम है, फिर मोतसिब के निज़ाम है, एक अवामी मोतसिब है, एक टैक्स के मोतसिब है, एक इंश्योरेंस के मोतसिब है, और इस तरह के बहुत से निज़ाम हमारे चलते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो कुछ भी नहीं रहा। फिर यह कि ये जो आज़ादी इजहार के ऊपर अखबारात पे लगनी शुरू हुए, फिर TV पे आई, अब सोशल मीडिया पे आप कदगने लगा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आप वो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे? उसका जो मैकेनिज्म है वो फ्लॉड है आपका बेसिकली, और फ्लॉड इसलिए है कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम उसमें नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई पुलिस अफसर, कोई FIA का अफसर, कोई सरकारी अफसर
कोई आम आदमी कोई ऐसी वायलेशन करता है, उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? वो कहीं पैसे दे के जान छुड़ा लेता है, कहीं असर रसूख इस्तेमाल करके जान छुड़ा लेता है। ये चीज़ें हैं जो आपके कानून कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती हैं और उनका असर फिर बढ़ता है। दुनिया में ऐसे ही किया उन्होंने, कानून को उन्होंने डंडे के तौर पे इस्तेमाल किया है और लोगों को सीधा कर दिया। हम कानून को डंडे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम डंडे को कानून का सर फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम करती हैं। कानून और आइन जहाँ पे मौजूद है वहाँ डिस्क्रिशन नहीं हो सकती। अगर आइन कहता है इतने दिनों में इंतखाबात होने हैं तो होने हैं, अगर आइन कहता है कि जो मुंतखब हुकूमत है, पार्लियामेंट है, वो उसने हुकूमत चलानी है, तो वो फिर उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जितने कवानीन हैं उनकी जो स्टेट रीडिंग है वो हम करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सही है। नजमुल साकिब साहब, हम रियासत को, ब्यूरोक्रेसी को, मुकन्ना को हम काफ़ी ब्लेम करते हैं कि ये कानून पे अमल दरामद नहीं करवा रहे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे रियासत अपनी जो रिट ऑफ स्टेट है उसको कायम करने की कोशिश करती है तो हम एट टाइम उसके मुखालिफ भी होते हैं। वी आर मीडिया प्रैक्टिशनर, मैं ये बात कर रहा हूँ, आज़ादी इज़हार राय पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई वैलिड केस भी है, कार्रवाई होती है, तो फिर हम आज़ादी इज़हार राय को कवर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और ये तकरीबन जितने पाकिस्तान के अंदर शोबे हैं सबका यही हाल है। बुनियादी वजह क्या है कानून की अमलदारी में रुकावट की आपकी नज़र में? सबसे पहली बात यह है फैसल के जब आज का रूए ज़मीन में जब हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री देखते हैं ना कानून की, तो सबसे पहला कानून जो हमारे सामने आता है वो हम्मुराबी नाम के एक शख्स ने दिया। उस वक्त से लेके अब तक जब आप देखते हैं ना, तो उसमें अगर मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तो 2-3 पॉइंट्स आपको बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कानून जो भी बनता है उसके अंदर एक हुक्म मौजूद होता है। सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं, और वो क्या होता है? उस पर या तो एक्सेप्शंस होती हैं कि ये इस्तिस्नाई सूरत हाल भी है ये, और उसके लिए हमारा जो यानी लीगल वर्ड है वो ये है कि प्रोवाइजो रखा जाता है कि अगर ये चीज़ होगी, प्रोवाइडेड अगर ये ना हुआ। मिसाल के तौर पे आपके सामने कत्ल होता है, अब ये है कि अगर उसमें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है वो। अब तो पहली बात ये निकली कि आपने कानून के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें रख दी हैं जो कि बचा सकती हैं, कोई एक छोटी सी खिड़की खोल देते हैं आप। दूसरी बात यह है कि कानून की अमलदारी में सिर्फ मुकन्ना जो, और ख़ासतौर पे ये जो है आपकी एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये तो आते ही हैं, अदालतें भी आती हैं। अब आता है उसमें अदालतों का हिसाब किताब कि अदालतें आपकी किस हद तक जो है वो इस पे कानून की अमलदारी पे काम करती हैं और उनके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने पैसे नहीं लिए हुए, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की हुई, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे वगैरह वगैरह। तीसरे जगह पे आते हैं आपके वकला। देखिए, मेरे पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा इस वक्त, मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की। हर जगह ऐसे होता है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के उन यानी जजेस का भी हाल देखा जो उसने खुद बनाए हुए थे और वो उसके खिलाफ हो गए, और उसको हुआ कि यार तुम्हें तो मैंने खुद बनाया हुआ है, तुम मेरे खिलाफ कैसे बात कर सकते हो? तो ये आपका आता है, फिर वकीलों की बात आती है। हमारे यहाँ ये होता है, यानी बदकिस्मती ये है कि मैंने एक केस किया साकिब बशीर पे। साकिब बशीर का वकील है, मेरा वकील है। अब केस चलता रहेगा, मैं फीसें दे रहा हूं, वो भी फीसें दे रहा है, और थोड़ी देर में पता लगता है दोनों वकील आपस में मिल गए हैं। दोनों वकील आपस में मिल गए हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस केस को प्रोलॉन्ग करना है, इस केस को इस हद तक प्रोलॉन्ग करना है कि फीसें इधर से भी आती रहे, इधर से भी आती रहे। चौथा इसका पहलू बनता है आपके अपने मुआशरे के माइंड सेट का। वो जो आपके मुआशरे का माइंड सेट है वो असल में बताता है कि आप कानून की अमलदारी टू बिगिन विद खुद चाहते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे मेरा चालान होता है गाड़ी का, तो मैं आपके ख्याल में जाऊंगा अदालत अगले दिन और मैं कहूंगा यार को गलबात बांट दिए थे, बनाओ यार, छड़ो यार, कितने पैसे, ये वो वगैरह, जान छुड़ाना चाहूंगा। तो इसमें ये 4 मैंने आपको बताए हैं, और ये 4 नुकात बताने के बाद मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं जी। मैं जब देखता हूं, जब पाकिस्तान की बात होती है तो मुझे कहा जाता है जी कानून जो है ना वो तो गरीब के लिए है, अमीर आदमी, असर रसूख वाला आदमी, उस पर तो कोई हाथ डाल नहीं सकता। लेकिन मेरे पाकिस्तान में मैंने देखा पिछले, अगर आप 4-5 बरस के हिसाब किताब देखें ना,
तो किसी को जो है वो आर्टिकल 6 भी लगता है और मौत की जो है वो खबर सुनाई जाती है और फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये हाल ही में हमारे एक चीफ जस्टिस, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं मज़ाहिर नकवी साहब, सिटिंग आपके हैं और उनको उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है और कानूनी और आईनी हिसाब किताब के मुताबिक होता है। इस रविश की ज़रूरत है और सबसे बढ़ के ये कि आपकी आवाम जो है मेरे पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की, अगर उसको ये भरोसा हो ना कि इंसाफ मिलेगा और इंसाफ जल्दी मिलेगा, वो होते हैं ना कि लॉ शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड, इट शुड बी मैनिफेस्टली इंप्लीमेंटेड, कि उसका पता भी चले कि ये इंसाफ हो रहा है। इस चीज का एतबार दिलाते हैं एग्जीक्यूटिव्स, इस चीज का एतबार दिलाती है आपकी मुकन्नना, और इस चीज का आखिरी जो एतबार दिलाती हैं वो होती हैं आपकी अदालतें। ये जो रौ शुरू हुई है कि कानून सबके लिए बराबर हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान में जो इंसाफ की सूरत हाल है और जिस कानून की अमलदारी की आप और राव साहब बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक है। उस सिलसिले में मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूं कि अगर इस रौ के आगे कोई रुकावट ना पेश की गई और कुछ ऐसी मिसालें कायम ना की गई जिसमें यह हो कि जी असर रसूख वाला आदमी है और इसको जो है वो छोड़ दिया जाए, तो पाकिस्तान का इंसाफ का सिस्टम और अदालती सिस्टम जो है वो उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीक नहीं है। जी साकिब साहब, ये बताइए साकिब बशीर साहब कि क्या रुकावटें हैं? बहुत से पहलू राव साहब ने भी रोशनी डाली, नजमुल साकिब साहब ने भी रोशनी डाली। अदालतों का मामला है, आप अदालतों की बीट करते हैं, अदालतें कितनी बड़ी फैसिलिटेटर हैं कानून की अमलदारी में, या आप समझते हैं कि उससे कई ज़्यादा रुकावटें हैं? रुकावटें तो जैसी सी बात है, कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करवाना है, या अदालतों में जो केसेस हैं वो इल्तवा इतना ज़्यादा होता है। एक तो ओवर बर्डन हैं सारी अदालतें आलमोस्ट, हमने अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, लाहौर की बात करूं, कराची या पूरे मुल्क की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, इतने ज़्यादा केसेस होते हैं कि उनको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से इल्तवा में भी केसेस जो है वो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ डेफेमेशन या तक इज़्ज़त जो लॉज हैं उनके हवाले से अगर बात करूं तो एक केस 2012 में एक फ़ाइल होता है इमरान खान और ख्वाजा आसिफ उनके दरमियान। ख्वाजा आसिफ ने कोई जो इल्ज़ामात लगाए थे, तो आज 2024 है, आज तक उसका फैसला नहीं हो सका, आज तक मैच्योर नहीं हो सका। और उसमें एक और जो केस कल डिसाइड हुआ है, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और इमरान खान साहब का जो केस था। अच्छा, इस केस में मैं आपको बिल्कुल माइनर सी एक लाइन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें कसूर किस किस का है। अदालत ये कहती है कि इस केस में 6 माह की लिमिटेशन थी। आप पर इल्ज़ाम लगा जून 2014 में, आप जो है वो दिसंबर 2014 तक उसमें उसके 6 महीने के दरमियान ये अदके इज़्ज़त का दावा फाइल कर सकते थे। आपने जनवरी में किया, इसलिए उस लिमिटेशन से आप बाहर निकल गए, तो इसलिए आपका केस खारिज किया जाता है। इस बारीक सी छोटी सी लाइन पे, मेंटेनेबिलिटी पे 2014 से लेकर आज 2024 में ये फैसला हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा खारिज करने में 10 साल लगा दिए। जुडिशियल सिस्टम है उसमें फिर सारे जिम्मेदार हैं। आप कह रहे हैं कि खारिज करने में 10 साल लगा दिए। छोटे से पॉइंट को तय करने के लिए, जी खारिज करने के लिए, और मेरिट पर गए नहीं कि जो उसने बोला वो ठीक था या गलत था, या ये जो क्लेम कर रहे हैं ये इनका केस बनता है या नहीं, मेरिट पर बात ही नहीं हुई। ये प्योरली एक टेक्निकल बुनियादों पे 10 साल लग गए। और उसमें फिर कसूर जो है वो अदालतों का भी है, उसमें कसूर जो है वो वकला का भी होता है, उसमें जो लिटिगेंट्स होते हैं जिनके आगे वकील होते हैं उनका भी होता है। छोटे छोटे ऐसे लकूनाज हैं कि आपको अगर आपकी ड्यूरिंग ट्रायल कोई एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की है, आप हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में हो सकता है 6-8 महीने लग जाए, साल लग जाए। हाई कोर्ट से डिसमिस आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इस तमाम तनाजुर में जो ट्रायल कोर्ट वाला मामला है वो रुका होता है। तो ये जो मेरे ख्याल में इस पूरे निज़ाम को एक जुडिशरी पे डालना कि सारा कुछ कसूर उनका है, मेरा नहीं ख्याल उनका भी कसूर है। कवानीन की बात की जाए तो नैब के जो लॉज हैं वो तो 1-2 मंथ में ट्रायल मुकम्मल करने की बात करते हैं, लेकिन आपने भी देखा हम खुद जो है वो कवर करते हैं, साल हर साल लग जाता है, केसेस जो है वो कंक्लूड ही नहीं होते। इसी तरह FIA है, इसी तरह जो दीगर कवानीन है, और ख़ास तौर पर जो आजकल एक ट्रेंड है कि इल्ज़ामात लगाना या इस किस्म के जो हतके इज़्ज़त के जो कवानीन है ख़ास तौर पर, कि इनमें पंजाब हुकूमत भी ये चाह रही है कि उस हवाले से कुछ करना चाह रही है।
तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी कोई ऐसी जो लाइन खींचनी पड़ेगी जो जुडिशरी है कि नीचे जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक पूरी टाइम लिमिट दे दें, 4 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ, उसमें उसको डिसाइड करना है। किसी सूरत उसकी एडजमेंट नहीं होनी चाहिए। स्पेशल जज जो है वो सेशन कोर्ट्स में भी हो, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ये बड़ा मैं साकिब आपसे हो कि इसमें इतना टाइम है, इसमें डिसाइड करना। मेरा बुनियादी जो आपसे सवाल है वो ये है कि आप डिफेमेशन लॉस की बात कर रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि एक ही कोर्ट हो और वो उसको तय कर दे और उसके बाद शायद इसको ऊपर अपील का इख्तियार भी ना हो, तो तभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मौजूदा हम फेक न्यूज़ के जो एक अफरीत है उससे एक लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम तूफ़ान बदतमीज़ी देख रहे हैं, और ये जो आपकी सजेशन है कि अगर डिफेमेशन लॉस को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, खुसूसी अदालतें बना दी जाएं, तो इससे ये मसला काबू हो जाएगा। बिल्कुल काबू हो जाएगा। आप देखिएगा किसी भी केस में, इक्का दुक्का केस में भी अगर जजमेंट्स आ गई और वो इम्प्लीमेंट हो गई, बंदों को आपने जेल में डाल दिया, ज़्यादा सजाएं नहीं है, जेल में कर दिया, उनको सरेआम माफ़ी मांगना पड़ी या उनको जुर्माने हो गए, तो जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। जो स्पेशल कोर्ट की मैंने आपको बात की कि अपील का राइट खत्म नहीं आप कर सकते, वो अपील का राइट उसके पास रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब सेशन कोर्ट में भी स्पेशल कोर्ट होगी जो उसको इस किस्म के केसेस सुने, हाई कोर्ट में भी होते हैं कि फलां जज जो है टेक्स्ट मैटर सुनते हैं, फलां जज जो है वो इस हवाले से केसेस सुनेंगे, और टाइम लिमिट दे दें, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी कर दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा केसेस के फैसले करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 बड़े केसेस के फैसले आ गए, इंप्लीमेंटेशन हो गई, तो उसका इतना असर होगा कि लोग जो है कम से कम उनमें खौफ आ जाएगा कि अब जो है वो कवानीन मौजूद है और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। तो फिर इसका हल कम से कम फेक न्यूज, उसका मुकम्मल तो खात्मा नहीं हो सकता, या मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है आजकल डिजिटल मीडिया पे, मुकम्मल खात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन कमी उसमें जरूर आएगी। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करें PSL 9 की। ये सीजन खट्टा क्यों रहा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। PSL 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स फाइनल में टकराएंगे, और सनसनीखेज़ मुकाबले तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस मेराज पे PSL ये पहुंच चुका था, ये टूर्नामेंट, इस बार पर्सनली हम ये फील करते हैं कि ये कुछ वैसा नहीं रहा। जो स्टैंडर्ड है वो कुछ नीचे आया है। ऐसा क्यों हुआ है? नजमुल साकिब साहब, आप भी क्रिकेट शायकीन हैं, बड़े गौर से आप देखते हैं, बड़ा शौक़ रखते हैं क्रिकेट देखने का, और ये जो सीज़न चल रहा है, अब इसका फ़ाइनल बाकी है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? कि आप मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कुछ खट्टा ज़्यादा रहा है, इतना मीठा नहीं रहा, और अगर ऐसा है तो उसकी रीज़न क्या है? देखिए, मैं किसी हद तक आपकी इस बात से, स्टेटमेंट से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये रही कि तमाशाई जब कराची के स्टेडियम में नहीं आए, नेशनल स्टेडियम में, तो उसमें कुछ यानी माह रमज़ान की भी बात है, लोगों ने रोज़ा खोलना है, और फिर ये 9 बजे का जो वक्त रखा है, इसमें बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि 12 बजे तक या 1 बजे तक घर से बाहर नहीं रहना चाहते, कराची के हालात वगैरह, तो कुछ इसमें सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं। लेकिन मुझे जो इसमें से पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई हैं, मैं वो क्विकली आपको बताना चाहूँगा। हमारे इस सेगमेंट का टाइम भी मुख्तसर होता है। देखिए, सबसे पहले तो इस PSL ने मुझे कुछ देर के लिए ही सही तो इन तमाम सियासी मसाइल से दूर रखा। मुझे नहीं याद रहा कि कौन से इलेक्शन हुए, धांधली हुई कि नहीं हुई, और उसमें कितनी मईशत के मसले हैं। मैंने आराम सुकून से बैठ के बॉल बाय बॉल हर एक मैच देखा। तो सबसे पहले तो उसकी अफादियत यहाँ पे। फिर यह कि जब हम देखते हैं कि किसी टूर्नामेंट में से आपने निकाला क्या, तो मैं आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये बताऊं कि अपने तौर पे मैंने पाकिस्तान की टीम में, जो पाकिस्तान की 11 है, उसमें कुछ 2-3 चेहरे वापस आते हुए देखे, और एक नया चेहरा जो है वो उसमें पक्का आते हुए देखा। और मुझे लग रहा है कि जो हमारा T20 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इन लोगों की हो। इसके अलावा 3-4 बातें और भी हैं, क्विकली बताता हूं आपको। सबसे पहले, उस्मान खान ने साबित किया कि उसकी जगह टीम में पहले भी बनती थी
अब भी बनती है, उसको तो आप रख लेना, मिडिल ऑर्डर आपका ठीक हो जाएगा। इमाद वसीम ने अपने साथ हुई सारी नाइंसाफ़ी का जवाब कल रात को दिया है और इससे पहले वाले मैच को दिया है, और उसकी जगह अभी भी बनती है, उसको ज़रा गौर से दोबारा देखिए। हैदर अली ने बताया कि ठीक है पहले नहीं हो सका, लेकिन ये है कि एक दफ़ा दोबारा से मुझे ज़रा मुहद्दबत से में रख के ना, तो एक दफ़ा दोबारा से देखें, मुझे हो सकता है कि मेरी कहीं पे 7वें 6ठे नंबर पे जगह शायद बन जाए। शादाब खान ने बताया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अब वो सिर्फ एक बैट्समैन रह गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा टीम बनाने वालों के लिए जो पाकिस्तान की बना रहे हैं कि वो उसको किस जगह पे प्लेस करेंगे। जहां तक अब्दुल रज़ाक की बात है, अभी तक आपको वो नहीं मिला। रिजवान, ये क्विकली 2-3 बातें और हैं। रिजवान ने बताया है कि कप्तान का हकदार वो हैं। लाहौर कलंदर्स ने और ख़ास तौर पे आकिब जावेद साहब को ये मैसेज दिया है कि सारा कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ तो होगा। ये उरूज से इतना जवाल, आखिरी आपकी टीम है तो कुछ ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। आखिरी 2 पॉइंट, कराची किंग को जो है ना वो कोई कप्तान के अलावा और भी चेंजेस करने हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बैट्समैन जो है अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है तो वो टूर्नामेंट भी आपको जितवाएगा। आखिरी बात, पाकिस्तान को एक अच्छे कोच की ज़रूरत है और शेन वॉटसन ने इनकार करके तो वो जगह खाली कर दी है। कोई अच्छा सा पाकिस्तानी जो है ना वो कोच होना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम आ रही है जनाब अली जी, सही है, और उसका राव साहब कर रहे हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मैं नजमुल साकिब साहब, राव साहब खासे बेताब हैं इस पे तबसरा करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़े क्रिकेट के शौकीन हैं, शायक हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि कैसा रहा ये सीज़न PSL 9? एक तो सबसे पहले तो इसके पुरअमन निकात पे हमें खुश होना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इसको बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हुआ। जिस किस्म की इन्वायरमेंट बनी हुई है उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारा किया। और शायकीन का मसला रहा, पिंडी और लाहौर वालों को सलाम, बड़ा उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। और कराची के पाकिस्तानियों से बड़ा शिकवा है कि 3 करोड़ की आबादी में से 30,000 लोग भी नहीं आते थे, तो 3,000 ही आ जाते, चले 30 नहीं आते तो वो रहा, तो वो उसकी वजह से भी थोड़ा डल हुआ। फिर आप ओवरऑल इन्वायरमेंट जो थी हमारी, जो इलेक्शन के बाद की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थी, और कराची में अटेंडेंस ना होना, फाइनल भी वहाँ पे हैं, रन अप भी वहीं पे हुए, तो वो सारा तो उसमें मेरा ख्याल है वो फीका कर दिया उसने उस पूरे माहौल को। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग इसको कहा जाता है। ख़ास तौर पे जो हमारा बॉलिंग है ना, जो अटैक जहाँ पे जो आता है हमारा मुख्तलिफ मुल्कों से आता है, और हमारे अपने जो ख़ास तौर पे है वो उस पर नसीम शाह कह लें आप, बहुत बड़ा उसकी कम बैक जो हुआ है, मैं आई एम सो हैप्पी टू सी एम बैक, और पूरी ज़ोर से वापस आया। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में पुरानी वाली वो बाइट आई है वापस, वो जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर बॉल लाते थे ना, जिसमें उन्होंने 2 विकेट इंडिया की ली थी ऑस्ट्रेलिया में, और जिसके बाद वो हमने 10 विकेटों से जीता था, तो वो वाला दोबारा से पेस और वो मूवमेंट उनकी आई है, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। फिर बाबर आजम ने अपने आप को T20 के प्लेयर पे मनवाया है। उनको कहा जाता था बड़े स्लो खेलते थे, उन्होंने कुछ 600 के करीब रन्स कर दिए हैं, और उनकी एवरेज भी मेरा ख्याल काफ़ी 135-40 के करीब है जो स्ट्राइक रेट जो उनका है। अच्छा, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि लाहौर और मुल्तान ने एकेडमीज बनाई हुई हैं, और वहाँ पे लड़कों को ग्रूम किया जाता है, लड़कों को हर हवाले से, बैटिंग बॉलिंग हर हवाले से। तो ये मेरा ख्याल है बाकी फ्रेंचाइजीज को भी इसको फॉलो करना चाहिए। शायद पेशावर ज़िले में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये करना चाहिए। इससे हमारे यहाँ ये ग्रूमिंग जो होती है ना प्लेयर्स की, वो बहुत। आई थिंक राव साहब, इसमें जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि क्रिकेट के वैसे मौके नहीं हैं जैसे शायद लाहौर कराची में है। तो ये इसको ज़रा कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी फोकस करना चाहिए। मैं साकिब बशीर साहब, योर कमेंट ऑन PSL 9, आप समझते हैं कि वही जोश जज्बा सब वैसा रहा जो इससे पहले वाले सीज़न में था, या कुछ थोड़ा सा हम हुए हैं, नीचे आए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम थी इसके PSL 9 की। उधर इलेक्शन था, फिर इलेक्शन का माहौल था, उसके बाद पॉलिटिकल हैपनिंग इतनी ज़्यादा थी, उसने असर तो डाला है उस पर ऐसा, और वो असर हमें कहीं ना कहीं नज़र भी आया है। एक तो ये था कि जो PSL का नेक्स्ट जो है वो टाइमिंग है, उसको देखकर फिर एक और बड़ी अहम बात ये है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, बड़े नाम थे, वो नहीं आए। मतलब जो दूसरी टीमों से क्रिस गेल हैं, AB डिविलियर्स हैं, ये बड़े नाम हैं,
ये हमें जो है वो नज़र नहीं आए, या इन जैसे जो है वो होना चाहिए था। वो उसकी भी वजूहत कुछ ऐसी हैं कि दुनिया भर में ये जो बड़े प्लेयर होते हैं इनका एक शेड्यूल पूरे साल का तय हो जाता है, तो अगर 1 या 2 मंथ पहले आप PSL का वो टाइम जो है वो एडजस्ट करें, अनाउंस करें शेड्यूल, तो वो भी इफेक्ट होता है। फिर एक और जो चीज़ है वो यही था कि जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स की वजह से वो उस तरह का सोशल मीडिया जो मार्केटिंग थी PSL की, मेरा ख्याल में वो उस तरह नहीं हुई। एक और बात यह है कि जो चेयरमैन है PCB, वो 13 माह में 3 जो चेयरमैन तब्दील हुए हैं। इसके अलावा एक और जो आखिरी पॉइंट है मेरा, वो ये है कि जो अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम है, बुकटी क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे कोयटा में, अगरचे सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से उनको नहीं इंक्लूड किया गया, ये जो है वो PCB को यकीनी तौर पर ज़रूर देखना चाहिए कि अगर पेशावर की टीम है तो वो पेशावर में भी उसको खेलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर कंसिडर करें, कर रहे थे लेकिन उनको नहीं इस दफ़ा हो सका। नेक्स्ट टाइम या बलोचिस्तान अगर कोयटा में हो सकता है, मुमकिन है, तो वो उनको करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी इदारों को इसका जो पुरअमन इनेकाद है वो पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए वो बड़ा एक पॉजिटिव एक मैसेज भरल गया है। जी एग्जैक्टली। नजमुल साकिब साहब, ज़रूरी गैर ज़रूरी? जनाब अली, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए बहुत सारे इकदाम करने की बात की है। दाखिला पॉलिसी के बारे में उन्होंने बहुत सारे फैसले करने की बात की है। ज़रूरी सवाल ये है कि खारजा पॉलिसी के बारे में भी कोई लाहा अमल आएगा कि नहीं आएगा? गैर ज़रूरी सवाल आज का, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि एक्स जो कि फॉर्मर ट्विटर है उसको बहाल किया जाए। तो गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका से भी इसी तरह की अपील करेगी कि उन्होंने जो टिकटॉक पे पाबंदी लगाई है उसको भी दूर किया जाए? क्या ऐसा होगा कि नहीं? जी ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब आपके वक्त का। राव खालिद साहब, साकिब बशीर साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।